बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज़, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की सेकंड डिवीजन को। जी स्टूडेंट, न्यूक्लियर फिजिक्स की जो सेकंड डिवीजन है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से स्टार्ट होगी और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर तक चलेगी। देखिएगा, याद रखिएगा, ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन है। हमें बुकिश इंफॉर्मेशन को, उसकी साइड इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से याद रखना होगा, यही हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या है। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे साथ पास सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये रिएक्शन डिजाइन किए। एक्चुअली उसने क्या किया, नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो मिला क्या यहाँ पर, ऑक्सीजन प्लस 1H1। जब भी नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया जाए तो ये नाइट्रोजन अपनी डॉटर न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो गया, डेट इज ऑक्सीजन 17 आइसोटोप प्लस प्रोटॉन। देखें, ये आम न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में क्या हुआ था, कोई भी एक हैवी एलिमेंट जिसका चार्ज 82 से ग्रेटर था वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद अपनी डॉटर में कन्वर्ट हो रहा था, साथ में एक छोटा पार्टिकल मिल रहा था। तो डिफरेंस आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। ये रिएक्शन खुद ब खुद नहीं हो रहा, आपको कोई स्टिमुलेटर भेजना पड़ेगा। जैसे हमने यहां पर अल्फा पार्टिकल को भेजा, इस अल्फा पार्टिकल ने डिस्टेबलाइज किया नाइट्रोजन को और वो अपने डॉटर में कन्वर्ट हो गई। तो डेट्स वाई ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, मैन मेड रेडियो एक्टिविटी है। रदरफोर्ड ने सबसे पहले इसके काफी सारे रिएक्शन लिए, उसी में हम वन ऑफ देम को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास इस फिनोमिना के कुछ रूल्स हैं, वो याद रखिएगा। सबसे पहली बात, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड पर जी का नंबर बराबर होना चाहिए। देखिएगा इधर रिएक्टेंट में जी कितना है, 7 + 2 डेट इज 9। प्रोडक्ट में जी कितना है, 8 + 1 डेट इज आल्सो 9। न्यूट्रॉन नंबर कितना है, इसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, 14 - 7 7 निकल आए, 4 - 2 कितने निकल आए, 2, तो 9 न्यूट्रॉन है। इधर कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 17 - 8 9 और 1 - 1 0, तो यहां पर भी 9 न्यूट्रॉन। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं ऑक्सीजन 17 पर प्रोटॉन को बम्बार्ड कर दूं तो ये रिएक्शन रिवर्स ऑर्डर में भी हो सकता है। फोर्थ फिनोमिना ये है कि यहां पर एनर्जी भी एक दूसरे के क्या निकलनी चाहिए, बराबर निकलनी चाहिए। देखें, अगर हम मैस ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं, इनके मैसेस लिखते हैं, तो ये 18.0057 एटॉमिक मैस यूनिट होगा, जबकि मैस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो 18.0069 एटॉमिक मैस यूनिट निकल आएगा। आपको वादे तौर पर नजर आ रहा है प्रोडक्ट का मैस ज्यादा है, रिएक्टेंट का मैस क्या हो गया, कम हो गया। तो ये रिएक्शन करने के लिए आपको कुछ एनर्जी इंपार्ट करनी पड़ेगी। कैसे, कितना मैस डिफरेंस निकला, दोनों को माइनस कीजिएगा तो -0.0012 एटॉमिक मैस यूनिट। कितनी एनर्जी बनेगी आपको पता है, 1 एटॉमिक मैस यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ये जितना डेल्टा में निकला, इसे 931 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डेट इज 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस मींस डेट इन दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा लेकर आनी पड़ेगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकता। डेट्स वाई ये नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है कि डेट अमाउंट ऑफ एनर्जी कौन सा पार्टिकल लेकर आएगा, अल्फा पार्टिकल, ताकि जो मिसिंग मैस है उसे कवर किया जा सके, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अब याद रखिएगा, हमारे पास अल्फा पार्टिकल अगर इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा लेकर आएगा तो ये रिएक्शन हो सकता है। डेट से हमारी बुक में लिखा हुआ है प्लोनियम से आने वाले अल्फा पार्टिकल की एनर्जी इतनी होती है, तो डेट से पॉसिबिलिटी है कि प्लोनियम से आने वाला अल्फा पार्टिकल जो है वो रिएक्शन कर सके। तो डेट्स वाई ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट फीचर बन रहा है हमारे पास, अगर प्रोडक्ट का मैस रिएक्टेंट से ज्यादा हो जाए, जैसे प्रोडक्ट का मैस रिएक्टेंट से ज्यादा है, तो फिर हमें एनर्जी गिवन करनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी, किसी एक रिएक्टेंट को, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं हो सकता। अगला पॉइंट याद रखिएगा, अगर इसके रिवर्स कर दें, अगर रिएक्टेंट का मैस प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाए तो अब क्या होगा, दिस मींस डेट जितना मैस डिफरेंस होगा उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 931 से, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ये दो पॉइंट्स भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखने। इसी में हमारे पास एक चैडविक का एक्सपेरिमेंट भी लिखा हुआ है। एटलीस्ट बुक वाली इंफॉर्मेशन, बुक वाली इक्वेशंस आपको जुबानी याद होनी चाहिए। ये हमारे पास न्यूट्रॉन डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट था। सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है अगर अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम के ऊपर इंसिडेंट कर दिया जाए तो हमारे पास न्यूट्रॉन के साथ दूसरा पार्टिकल क्या मिलेगा, दैट इज कार्बन। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो बुक में लिखी हुई है वो आपको एटलीस्ट याद रहनी चाहिए। अब ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी, चैडविक का एक्सपेरिमेंट है।
न्यूट्रॉन डिस्कवर कैसे हुआ, ये भी एक एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है। क्विकली बातों को रिवाइज करते हैं ताकि कोई क्वेश्चन अगर इस इंफॉर्मेशन से आए तो हमें पता होना चाहिए। प्लोनियम से निकलने वाले अल्फा पार्टिकल को हमने बम्बार्ड किया बेरिलियम की शीट्स के ऊपर, तो यहाँ पर कार्बन के साथ हमें न्यूट्रॉन मिला। अब इस न्यूट्रॉन की नेचर कैसे डिटेक्ट करेंगे, तो ये काफ़ी मुश्किल काम था। तो उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया, इस न्यूट्रॉन को पैराफिन पर बम्बार्ड कर दिया गया। पैराफिन में लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऑलमोस्ट मैस बराबर होगा। डेट्स वाई जब न्यूट्रॉन जाके पैराफिन की शीट पर बम्बार्ड हुआ तो बाहर निकलने वाला पार्टिकल जो था वो प्रोटॉन था। दिस मीन्स दैट कुछ बातें क्लियर हुई, न्यूट्रॉन का मैस प्रोटॉन जितना होगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन बहुत सारी होगी। तो ये एक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट था। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आई, जो पॉइंट्स आए, जो हमारे पास एलिमेंट्स यूज हुए, उनके नाम, उनकी प्रॉपर्टीज आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। जी, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन। फिशन क्या है? न्यूक्लियर फिशन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम एक हैवी न्यूक्लियस को, हैवी एटम को नहीं, हैवी न्यूक्लियस को जब स्प्लिट अप करेंगे टू लाइट न्यूक्लियाई, दो लाइट न्यूक्लियाई में ऑफ रफली इक्वल साइजेस। इन दोनों न्यूक्लियाई के हमारे पास जो साइज थे वो रफली इक्वल थे, और साथ में हमें क्या मिलेगा? 3 न्यूट्रॉन प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखें, ये आम न्यूक्लियर रिएक्शन से डिफरेंट फिनोमिना है। आम न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी थी, यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। आम न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट में जाकर दो पार्टिकल बने थे उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस था, जबकि यहां पर ये रफली इक्वल साइजेस के हैं। ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने। साइंटिस्ट के नेम है, इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। तो फिशन क्या है? स्प्लिट अप हो जाना एक हैवी न्यूक्लियस को। कब? जब उस पर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया जाएगा। किस में? दो लाइट न्यूक्लियाई में। साथ में क्या मिलेंगे? 3 न्यूट्रॉन, और हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करेगी। दैट प्रोसेस इज नोन एज द फिशन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हमने स्लो न्यूट्रॉन को यूरेनियम 235 पर बम्बार्ड किया तो ये एक अनस्टेबल न्यूक्लियाइड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज यूरेनियम 236। ये बाद में बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हुआ, साथ में 3 न्यूट्रॉन मिले और हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज हो गई। अब यहां पर याद रखिएगा, अगर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी वाला ग्राफ आपके ध्यान में है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इधर हम एटॉमिक मास नंबर का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम को यहां पर कहीं मौजूद होगा, जबकि बेरियम क्रिप्टॉन इस जगह पर लाई कर रहे होंगे। दिस मीन्स डेट आपको क्लियरली नजर आ रहा है यहां पर ये चीज क्या थी? ये रिएक्टेंट थी। ये क्या है? प्रोडक्ट है। तो अगर रिएक्टेंट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ में लोअर वैल्यूज पर हो और प्रोडक्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के ग्राफ के अपर वैल्यूज पर हो, तो फिर भी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करती है? रिलीज करती है। और इसी का इनवर्स प्रोसेस भी ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखने होंगे अच्छी तरह से। अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी? हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेरियम या क्रिप्टॉन ऑलमोस्ट इक्वल होती है, वो लेनी है। उसे माइनस करना होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ यूरेनियम से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बेरियम और क्रिप्टॉन इज ऑलमोस्ट 8.5, यूरेनियम की 7.6 है, तो ये 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी टोटल नहीं है, डेट इज 0.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियन मिल रही है। तो टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी? हमें इसी एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? न्यूक्लियन नंबर से। तो 235 से अगर 0.9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसको आप रफली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। लेट्स से कभी क्वेश्चन आ जाए कि फिशन में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, अगर तो ऑप्शन 211 की है तो बेस्ट ऑप्शन यही है, और अगर 211 की ऑप्शन नहीं है तो फिर हम रफली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑप्शन को भी चॉइस ले सकते हैं। देखिएगा, इसमें याद रखिएगा इसके अलावा भी फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं। देखें, यूरेनियम 235 पर जब हमने न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया तो यहां पर हमारे पास 10 और मोलिबिडियम बने हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी मिली है। अगला रिएक्शन भी याद रखिएगा, यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया तो ज़ीनॉन और स्ट्रोंशियम मिल रहे हैं। अब 2 न्यूट्रॉन मिलेंगे, साथ में अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज करेगी। ऑटोमेटिकली ये अमाउंट ऑफ एनर्जी इसके बराबर नहीं निकलेगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली हमारे पास नजर आ रहा है कि अब प्रोडक्ट सेम नहीं रहे थे। यहां पर ये चार्ज नंबर, इनके मैस नंबर और साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अच्छी तरह से याद रखना इस इक्वेशन में। क्या हमारे पास रिएक्टेंट हमेशा यूरेनियम 235 भी होगा? तो हम इसके अलावा प्लूटोनियम 239 की भी फिशन कर सकते हैं, और प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 के लिए जो हम न्यूट्रॉन यूज करते हैं वो स्लो न्यूट्रॉन ही होते हैं।
तो डेट्स है इन दोनों के लिए हमें स्लो न्यूट्रॉन चाहिए होते। फिशन चेन रिएक्शन। अब फिशन चेन रिएक्शन क्या है? सबसे पहले तो आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, डेट इज अ क्रिटिकल मास। अब क्रिटिकल मास की डेफिनेशन क्या है? That is a mass of uranium in which one neutron out of all the neutrons produced in one fission reaction produce further fission। कितने न्यूट्रॉन्स? जस्ट इसमें ये काम करेंगे ओनली द वन न्यूट्रॉन। तो बाकी न्यूट्रॉन के साथ क्या करेंगे? बाकी न्यूट्रॉन को हम न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्बिंग मीडियम से क्या करवा देंगे? अब्जॉर्ब करवा देंगे। तो डेट्स व्हाई अब यहां पर एक बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन के लिए क्या होगा? मास ऑफ यूरेनियम जो है वो क्रिटिकल मास जितना हो जाएगा। यहां पर हमारे पास जो फर्दर रिएक्शन चल रहा होगा वो इनिशियल स्पीड से ही चलेगा। इनिशियली क्या हुआ था? एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर बम्बार्ड किया था, बेरियम क्रिप्टॉन 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी मिली थी। फिर 3 न्यूट्रॉन्स मिले, हमने 2 को ऑब्जॉर्व करवा दिया, एक से आगे फर्दर रिएक्शन करवाया। फिर 3 न्यूट्रॉन्स मिले, उसमें से हमने 2 को ऑब्जॉर्व कर दिया, फिर एक से फर्दर रिएक्शन करवाया। तो डेट से ये इनिशियल स्पीड से कंटिन्यू रहेगा। बेसिकली डेट इज द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये हमारे पास प्रिंसिपल होगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स का। अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन की कंडीशन क्या है? मास ऑफ यूरेनियम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे? क्रिटिकल मास से। अगर ये कंडीशन आ जाए तो अब ये रैपिड स्पीड से कंटिन्यू हो जाएगा। रैपिड स्पीड से कैसे? एक न्यूट्रॉन से कितने न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं? 3। अब ये 3 न्यूट्रॉन्स फर्दर यूरेनियम को फिशन करेंगे तो 3 से कितने न्यूट्रॉन मिलेंगे? 9। 9 से कितने मिलेंगे? 27। तो ये हर टाइम 3 से मल्टीप्लाई होकर इंक्रीज करता जाएगा। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, जिसे हम फिशन बॉम्ब भी बोलते हैं। कब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? जब तक सारा यूरेनियम फिशन नहीं हो जाता। दैट्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है वो हमारे लिए फेटल हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है जी न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर किस लिए यूज होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर एक्चुअली प्रोड्यूस करता है हीट एनर्जी को किससे? बाय द कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन से। हम यहां पर कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन का प्रोसेस यूज करते हुए न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इस हीट एनर्जी से क्या करते हैं? इस हीट एनर्जी से हम टरबाइन रन करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट्स व्हाई ये पीसफुल पर्पस है इसका। तो हमारे पास पहले भी बोला है कि न्यूक्लियर रिएक्टर का प्रिंसिपल क्या है? कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन। यहां पर याद रखिएगा न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे एक्ट कर रहा होता है? दैट एक्ट एज अ फर्नेस फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक्चुअली ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए एक फर्नेस के तौर पर एक्ट करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल कौन सा है? अभी डिस्कस कर रहा है, यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर का फ्यूल है। इसमें हमारे पास फिशन एनर्जी मिलेगी कैसे? तो एक्चुअली यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फिशन फ्रेगमेंट्स में ये एनर्जी अपेयर होती है। काफी बड़ी काइनेटिक एनर्जी है। दैट्स व्हाई ये फिशन फ्रेगमेंट एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं। कोलिजन की वजह से ये हीट में कन्वर्ट करती है। तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास फिशन एनर्जी मिलने की कुछ रीजंस हैं। इनको एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। अगला पॉइंट आ गया जी, न्यूक्लियर रिएक्टर के पार्ट्स कौन कौन से होंगे? तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है इसे हम कोर कहते हैं। कोर में हम फ्यूल रॉड रखे होते हैं और फ्यूल रॉड जो सिलेंड्रिकल रॉड्स की शक्ल में हमने रखे होते हैं। फ्यूल कौन सा होगा? यूरेनियम 235। प्रॉब्लम यह है कि यूरेनियम 235 नेचर में जस्ट 0.7% तक होता है। तो इससे हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमें यूरेनियम 235 को पहले एनरिच्ड करना पड़ेगा। एनरिच्ड करने का मतलब क्या है? हमने इसकी परसेंटेज फ्यूल में बढ़ानी होगी। तो दैट्स व्हाई हम इसकी परसेंटेज 2 से 4% तक अगर बढ़ाएंगे तो ये फिशन रिएक्शन प्रोसीड हो सकता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा हम कौन सा चीज एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं? प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233 भी नाउअडेज यूज हो रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला पार्ट है डेट इज मॉडरेटर। मॉडरेटर्स क्या होते हैं? मॉडरेटर क्यों यूज किए जाते हैं? डेट इज द स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन। मॉडरेटर का फंक्शन क्या होगा? ये फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करेंगे ताकि ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो सके। याद रखिएगा यूरेनियम 235 किससे फिशन होगा? फास्ट न्यूट्रॉन से नहीं, स्लो न्यूट्रॉन से। इसमें मॉडरेटर कौन से मीडियम हो सकते हैं? तो ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर होंगे, कार्बन हो सकता है या हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। एक्चुअली न्यूट्रॉन का तकरीबन इक्वल मास होना चाहिए, डेट इज प्रोटॉन। तो ऐसा मटेरियल रखना है जिसमें प्रोटॉन का एक्सेस होगा। तो न्यूट्रॉन कंटिन्यूसली जब उससे कोलाइड करेगा तो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता जाएगा और ट्रांसफर करते करते कब तक ये ट्रांसफर करता रहेगा? जब तक ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते। डेट से ऐसे न्यूट्रॉन्स को हम थर्मल न्यूट्रॉन्स भी बोलते हैं। इसका तीसरा पार्ट है कंट्रोल रॉड्स। हम इसे सेफ्टी रॉड्स भी बोलते हैं।
कंट्रोल या सेफ्टी रॉड्स के अंदर हमने न्यूट्रॉन ऑब्जॉर्बिंग मीडियम रखना होता है। देखिए ऐसा मीडियम भी रखना चाह रहे हैं जो न्यूट्रॉन को तो ऑब्जॉर्ब करे लेकिन खुद रेडियो एक्टिव ना हो जाए, तो डेट्स से हमारे पास बेस्ट पॉसिबिलिटी कैडमियम या बोरॉन रॉड्स की होती है। इसकी न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसे कंप्लीटली न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इंसर्ट कर दें तो ये सारे के सारे न्यूट्रॉन को, 3 के 3 न्यूट्रॉन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा। ये हम इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं या जब हमने रिएक्शन को शट डाउन करना होता है ताकि हम न्यूक्लियर रिएक्टर की मेंटेनेंस वगैरह कर सके, तो उस वक्त ये मकसद के तौर पर हम इसे यूज कर रहे होते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के अंदर एक्चुअली होता क्या है, याद रखिएगा कोर का टेम्परेचर जो होगा वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर इसको कूल डाउन करने के लिए कूलेंट यूज करते हैं और जनरली ये ऑर्डिनरी वाटर होता है। ऑर्डिनरी वाटर से जब हम हैवी वाटर या प्रेशराइज वाटर को कूल डाउन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर स्टीम प्रोड्यूस होती है और ये काफ़ी हाई टेम्परेचर की स्टीम होगी। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम इस स्टीम की पावर से टरबाइन को रन करते हैं और टरबाइन को रन करके हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते हैं जो कि फर्दर फिर ग्रिड स्टेशन को सप्लाई कर दी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपने याद रखने हैं। एक्चुअली अब अगली बात याद रखिएगा, जो न्यूक्लियर वेस्ट है जो न्यूक्लियर रॉड की शक्ल में हमने कोर में रखा था, जब वो वेस्ट के तौर पर हमारे पास आता है तो हम उसे डंप कहाँ करेंगे, तो एक ही बात या आपकी बुक में लिखी हुई है, हम इसे ओल्ड सॉल्ट माइन में बरी कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप याद रखिएगा जी, नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स। टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स क्या हैं, हमारे पास दो किस्म के टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स यूज होते हैं, एक थर्मल रिएक्टर्स हैं और एक फास्ट रिएक्टर्स हैं। अभी जो कुछ पढ़ा ये हमारे पास थर्मल रिएक्टर्स होंगे। थर्मल रिएक्टर्स का जो फ्यूल होगा वो यूरेनियम 235 होगा। इसमें जो मॉडरेटर यूज होता है वो प्रेशराइज्ड वाटर होता है, डेट्स से आप इसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का नाम भी बोलते हैं। इसमें अगली बात याद रखिएगा, इसके अलावा भी हमारे पास रिएक्टर्स हैं डेट आर द फास्ट रिएक्टर। नाम से ज़ाहिर है फास्ट रिएक्टर। फास्ट रिएक्टर का मतलब है इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज हो रहे होंगे। अगर फास्ट न्यूट्रॉन यूज करने हैं तो हमें न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसमें हमें मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती। होता क्या है जी, यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 नेचुरल यूरेनियम है। इसकी जो परसेंटेज अवेलेबल होती है, जो अबंडेंस है, वो 99.3%, ऑलमोस्ट 99% होती है। इसको हम इफेक्टिवली यूज करना चाह रहे हैं। तो ये हम सबसे पहले न्यूट्रॉन बम्बार्ड करके यूरेनियम 239 में कन्वर्ट करेंगे। यूरेनियम 239 का हाफ लाइफ जो है वो बहुत ही कम होती है, तो डेट्स है वो हमारे पास अगले अपने डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये नेप्टोनियम किस में कन्वर्ट होगा, प्लूटोनियम में, बिकॉज नेप्टोनियम की भी हमारे पास हाफ लाइफ ना होने के बराबर होती है। तो उसके बाद ये हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। अब देखिएगा हमारे पास कोर में रखा क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम डाइऑक्साइड, और इसको सराउंड किया गया होता है किसके साथ, ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 238, जिसे हम नेचुरल यूरेनियम भी बोल सकते हैं बिकॉज इसकी हाई अबंडेंस होती है नेचर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जी फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है जी, इसमें हम दो लाइट न्यूक्लियाई को मर्ज करके एक हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं विद द लार्ज रिलीज ऑफ द एनर्जी। यहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है। याद रखिएगा एनर्जी रिलीज का प्रोसेस फिशन और फ्यूजन का ऑलमोस्ट सेम है। देखें यहां पर भी हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियन नंबर के दरमियान अगर ग्राफ डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं 1H2 को 1H2 के साथ मर्ज करके हीलियम का 4 वाला आइसोटोप बनाना चाहता हूं, तो आप देखिएगा हमारे पास H2 ड्यूट्रॉन यहां पर मौजूद होगा, डेट इज द रिएक्टेंट, और हीलियम 4 यहां पर मौजूद होगा, डेट इज द प्रोडक्ट। तो अभी भी आपको नजर आया रिएक्टेंट कहां पर मौजूद है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की लोअर वैल्यूज पर, जबकि प्रोडक्ट कहां पर मौजूद है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अपर वैल्यूज पर। फिशन में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसी सूरत में एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल काम है। वजह क्या है, हम दो लाइट न्यूक्लियाई को मर्ज करना चाह रहे हैं। लाइट न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को जब पॉजिटिव के करीब लेकर आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो डेट्स व्हाई ये काफी मुश्किल काम होगा। ये तकरीबन 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड पर इस टेम्परेचर के ऊपर काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंटली राइज कर जाती है, तो ये मर्ज हो सकते हैं 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। तो डेट्स व्हाई फ्यूजन रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम फ्यूजन रिएक्शन से बॉम्ब तो बना सकते हैं जिसे हम हाइड्रोजन बॉम्ब या फ्यूजन बॉम्ब बोलते हैं। फ्यूजन रिएक्टर नाम की कोई चीज इस वक्त अवेलेबल नहीं है। इसके कुछ रिएक्शंस याद रखिएगा, जैसे एक रिएक्शन लिखा हुआ है ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन के साथ मर्ज होकर हीलियम 4 बनाएगा, साथ में 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी।
24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी टोटल एनर्जी है। और अगर आपसे पर न्यूक्लियन एनर्जी पूछी जाएगी तो 2 + 2 4, आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन बनेगी। दोनों बातें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। बाकी रिएक्शन भी याद रखिएगा। ड्यूटियम के साथ मर्ज होकर H3 बनाएगा, साथ में 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। ये टोटल एनर्जी है, इसकी एनर्जी पर न्यूक्लियन याद रखिएगा। ड्यूटियम प्लस ड्यूटियम He का 3 वाला आइसोटोप बनेगा 3.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलमोस्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर न्यूक्लियन बनती है। ड्यूटियम प्लस ट्रीटियम He4 न्यूट्रॉन प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारे के सारे एनर्जी, इनकी एनर्जीज पर न्यूक्लियन आपने याद रखनी होगी अच्छी तरह से। फ्यूजन इंसान को पढ़ने से पहले दो बात याद रख लीजिएगा। मैंने अभी बोला कि फिशन में एनर्जी रिलीज और फ्यूजन में एनर्जी रिलीज ऑलमोस्ट एक जैसी है, लेकिन फ्यूजन में जो एनर्जी मिलती है वो मच लार्जर देन द फिशन होती है। अभी हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास फ्यूजन इन सन या रिएक्शन इन द सन कौन सा होता है? तो रिएक्शन इन सन कौन से हो रहे हैं? वो फ्यूजन हो रही है। ये रिएक्शन का नाम हम क्या बोलते हैं? डेट इज द पीपी रिएक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शन। एक्चुअली ये रिएक्शन इस वजह से हो रहे हैं कि जो सन की कोर का टेम्परेचर है डेट इज ऑलमोस्ट 20 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ये कोर का टेम्परेचर है। हमने बोला था कि फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए हमें तकरीबन 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए होता है, तो डेट्स ये सन के कोर में हो सकता है। सन की सरफेस का टेम्परेचर हमारी बुक में लिखा हुआ है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और पुराने एडिशन में जो अगर आपके पास है वहां पर लिखा हुआ है 5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। प्रॉपर वैल्यूज 5 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड ही है, लेकिन अभी वाली वैल्यूज को याद रखिएगा क्योंकि हमारे पास बुक ही अथेंटिक होगी। अगर कभी एमसीक्यूज आ जाए तो बुक की वाली वैल्यूज आपने याद रखनी होगी। पीपी रिएक्शन होता क्या है जी? प्रोटॉन प्रोटॉन से मिलकर H2 ड्यूटियम बनाएगा, साथ में पॉजिट्रॉन मिलेगा और एनर्जी मिलेगी। ड्यूटियम जो है वो प्रोटॉन से मिलकर He3 बनाएगा, साथ में गैमा और एनर्जी मिलेगी। अब देखिएगा ये रिएक्शन 2 दफा रिपीट होंगे। वजह क्या है जी? फिर 2He3 मिलना है, तो हमें 2He3 2 दफा चाहिए था। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास क्या होगा, ये रिएक्शन एक दफा होगा तो फिर ड्यूटियम मिलेगा, फिर ड्यूटियम प्रोटॉन से मिलकर He3 बनाएगा, तो डेट्स वाई ये 2 दफा रिएक्शन हो रहा है। फिर आपके पास ये रिएक्शन होगा और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? हीलियम का 4 वाला आइसोटोप प्लस प्रोटॉन प्लस एनर्जी। ये आपके पास एक कंप्लीट पीपी साइकिल है। अब देखिएगा यहाँ पर कितने प्रोटॉन टेक पार्ट कर रहे हैं? ये 3, और मैंने कहा ये 2 दफा लिखने होंगे अगर आपने पीपी साइकिल कंप्लीट लिखना है। तो 1 2 3 और फिर 1 2 3 6 प्रोटॉन टेक पार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा इस पीपी साइकिल में कितने प्रोटॉन टेक पार्ट कर रहे होते हैं? 6। फाइनल हमें कितने प्रोटॉन्स मिलते हैं? 2। तो इसका मतलब है कितने प्रोटॉन यूटिलाइज हो गए? 4 प्रोटॉन। तो ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। इसमें से टोटल एनर्जी कितनी मिल रही है? डेट इज 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पर न्यूक्लियन ये कितनी एनर्जी होगी? अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यूज हमारे पास 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलेगी। डेट इज मच लार्जर देन द 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी एनर्जी थी? डेट इज द फिशन एनर्जी पर न्यूक्लियन। जी हमारे पास नेक्स्ट है जी बैकग्राउंड रेडिएशंस। क्या होती हैं जी बैकग्राउंड रेडिएशंस? These are the radiations detected by the detectors in absence of any nearby radioactive source. इसके सोर्सेस क्या होते हैं जी? कॉस्मिक रेडिएशंस हैं। कहाँ से आ रही हैं कॉस्मिक रेडिएशन? अपर एटमॉस्फेयर से। होगा क्या इसमें? हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। इसके अलावा रेडियोएक्टिव एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट है। जो अर्थ क्रस्ट में रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं वो इनका सोर्स हो सकता है। कुछ बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज हो रही होती हैं, फूड सप्लीमेंट्स में होती हैं जैसे पोटाशियम 40 और कार्बन 14। इसके अलावा CFC गैसेस की वजह से, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस बोलते हैं, इसकी वजह से होता क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस की वजह से हमारे पास ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। ओजोन लेयर की डिप्लीट होने की वजह से जो यूवी रेज का फिल्टर लगा हुआ था वो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर हो चुका है। CFC गैसेस कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? तो एरोसेल स्प्रे से प्रोड्यूस होती हैं, प्लास्टिक फोम इंडस्ट्री में यूज हो रही है, रेफ्रिजरेशन में यूज हो रही हैं। तो डेट्स से यहाँ से CFC गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ओजोन के लिए याद रखिएगा, ओजोन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास काफ़ी डेंजरस गैस होती है, जबकि अगर ये 20 से 50 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर चली जाए तो डेट इज़ वाइटल फॉर लाइफ हो जाएगी। वंस अगेन वही बातें मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। आपकी बुक में एक पाई चार्ट बना हुआ है, उस पाई चार्ट में कुछ बैकग्राउंड रेडिएशंस की परसेंटेजेस दी गई। देखें सबसे बड़ी परसेंटेज
हमारी बैकग्राउंड रेडिएशन में रेडॉन गैस की होती है, डेट इज़ 33%, गैमा रेज 16% में अवेलेबल है, कॉस्मिक रेज 13% में मौजूद होती हैं, तो ये बात याद रखिएगा। इसी तरह से बुक में इंफॉर्मेशन दी गई प्लूटोनियम की हाफ लाइफ 24,000 ईयर होती है, दैट्स वाई ये डेंजरस रहेगी टिल दिस पीरियड ऑफ टाइम के लिए। बायोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ रेडिएशंस हैं, कुछ क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डेफिनेशन, उनका फार्मूलाज और उनकी जो यूनिट्स हैं वो याद रखने हैं। सबसे पहली क्वांटिटी है एक्टिविटी। एक्टिविटी एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ रेडिएशन सोर्स होती है, ये नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होगी और हम इसे लैम्डा एन नॉट से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ये हाफ लाइफ में भी बात पढ़ रहे थे। इसके जो एसआई यूनिट्स हैं वो बैक्यूरल हैं और बैक्यूरल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के बराबर होता है। इसके अलावा रदरफोर्ड भी इसके यूनिट्स हैं, 10⁻6 बैक्यूरल्स के बराबर होता है। क्यूरी इसका यूनिट है 1 क्यूरी 3.7 × 10⁻10 बैक्यूरल के बराबर होता है। अगली जो हमारे पास बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन में हम क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, डेट इज द अब्जॉर्ब्ड डोज। अब्जॉर्ब्ड डोज की डेफिनेशन है डेट इज द E/m, वेयर E इज द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास। तो अब हमारे पास इसके यूनिट्स क्या होंगे, ग्रे इसका एसआई यूनिट्स होता है और ग्रे किसके बराबर आएगा, डेट इज द जूल पर किलोग्राम के। इसके जो पुराने यूनिट्स हैं वो रेड है, रेडिएशन अब्जॉर्ब डोज 0.01 ग्रे के बराबर होगा, या 1 ग्रे जो होगा वो 100 रेड के बराबर होगा। ये इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी होगी, याद रखना है अच्छी तरह से। सेम अब्जॉर्ब डोज जो है वो डिफरेंट रेडिएशंस की हमारे पास सेम इफेक्ट नहीं देती। जैसे फॉर सेम अब्जॉर्ब डोज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 20 टाइम मोर डेंजरस देन द एक्स रेज। सिमिलरली तमाम की तमाम रेडिएशंस तमाम ऑर्गन ऑफ द बॉडी पर सेम इफेक्ट नहीं देती। जैसे न्यूट्रॉन इज मोर डैमेजिंग द आई देन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद हमारे पास अगली क्वांटिटी है डेट इज द इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज इज द product of the absorbed dose and the RB factor, where RBE relative biological effectiveness। इसके यूनिट्स क्या होंगे, सिवर्ट। सिवर्ट इसका एसआई यूनिट्स है, इसका पुराना यूनिट रैम होता है। रैम और सिवर्ट की कन्वर्शन याद रखिएगा, 1 रैम 0.01 सिवर्ट के बराबर होगा, जबकि 1 सिवर्ट जो है वो 100 रैम के बराबर निकलेगा। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इसी पेज पर अवेलेबल है, वो याद रखनी अच्छी तरह से। आपको बताया गया कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 2 मिलीसीवर्ट पर ईयर बैकग्राउंड रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप 3 सिवर्ट्स तक रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लें तो बर्न टू स्किन हो सकता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए जो सेफ लिमिट होती है वो 1 मिलीसीवर्ट पर वीक कंसीडर की जाती है। इसके बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं, हमारे पास जो टेबल्स बने हुए हैं वहाँ पर जो गैमा रे है वो 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, उसका आरबी फैक्टर 1 होगा। इस तरह से टेबल में और भी वैल्यूज़ दी गई हैं, ये याद रखिएगा। मैं जस्ट पिन पॉइंट कर रहा हूँ, बाकी बातें आप इसको एक बार पढ़ते जाइएगा और याद रखिएगा। हमारे पास लिखा हुआ है चेस्ट रे करवाते हैं आप, उस चेस्ट रे में आप कितनी डोज को ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं, तो डेट इज़ द 200 मिलीसीवर्ट आपके पास जो है वो इक्विवेलेंट डोज होती है। तो चेस्ट रे में हम कितनी इक्विवेलेंट डोज ले रहे होते हैं, डेट इज़ द 200 मिलीसीवर्ट। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं, आपने ये सारी बातें एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। कुछ डिजीज़ लिखी गई, हाई लेवल रेडिएशंस की क्या होगी, लो लेवल रेडिएशंस की क्या होगी। जैसे लो लेवल रेडिएशंस के लिए लिखा हुआ है डायरिया पैटर्न हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है। हाई लेवल रेडिएशंस में लिखा हुआ है एनीमिया हो सकता है, ल्यूकीमिया हो सकता है। तो ये सारी बातें आपने इन्फॉर्मेशन के तौर पर याद रखनी होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ट्रेसर टेक्निक। ट्रेसर क्या होता है जी, अगर ट्रेसर जो है वो हमारे पास एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो ट्रेस करता है पाथ फॉलोड बाय द केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस को। एक्चुअली हम करते क्या हैं, किसी भी स्टेबल एलिमेंट को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप से रिप्लेस कर देते हैं और उसका पाथ हम रेडिएशन डिटेक्टर से टैग कर लेते हैं। तो डेट्स वाई ये हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स केमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेसर्स याद रखिएगा, जैसे कार्बन 14 एग्रीकल्चर का ट्रेसर है। हमारे पास रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड्स का ट्रेसर है, उसमें एबनॉर्मेलिटीज डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का ट्रेसर सोडियम 24 है। फास्फोरस बोन्स का ट्रेसर है। कोबाल्ट जो है वो लिवर का ट्रेसर है। तो ये हमारे पास डायग्नोस्टिक थेरेपीज हैं, कुछ हमने एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, कुछ हम मेडिसिन में यूज़ कर रहे हैं। तो हम डायग्नोज करने के लिए इन ट्रेसर्स को यूज़ करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है, इसे आपके एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना होगा। इसके बाद ट्रीटमेंट थेरेपी है। कोबाल्ट 60 को हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर्स के लिए यूज़ करते हैं। आयोडीन 131
को हम थायराइड ग्लैंड के कैंसर के लिए यूज़ करते हैं, फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 को स्किन कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। रेडियोग्राफी क्या होती है? रेडियोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम गैमा रेज को इंजेक्ट करते हैं ताकि हम मेडिकल डायग्नोस्टिक कर सकें किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्रेन ट्यूमर के साइज और लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, और ये काफ़ी प्रिसाइजली एक्यूरेट हमारे पास टेक्निक मानी जाती है। इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। जनरली हमारे पास शुरू में बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर 5 मानी जाती थी। वन इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, अदर इज द मैग्नेटिक फोर्स, थर्ड वन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ वन इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स और फिफ्थ वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जोसेफ हेनरी एंड माइकल फैराडे ने इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन करके इसे एक ही नाम दे दिया, डेट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स याद रखिएगा लॉन्ग रेंज फोर्स होगी। कहाँ कहाँ पर अपेयर होती है? कोहेशन और फ्रिक्शन में अपेयर हो रही होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होती है और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर में होती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो कहाँ पर अपेयर हो रही है? न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करती है न्यूक्लियस के अंदर, दैट्स व्हाई दैट इज ओनली द अट्रैक्टिव इन नेचर। अच्छा जी, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी? ये रेडियो एक्टिविटी के लिए हमारे पास रेडियो एक्टिविटी का कॉज होती है। रेडियो एक्टिविटी की वजह से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है एलिमेंट्स का, तो उसकी कॉज वीक न्यूक्लियर फोर्स है। शॉर्ट रेंज होगी और रिपल्सिव होगी। याद रखिएगा विद इन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान क्या होगी? रिपल्सिव। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी क्या होगी? रिपल्सिव। जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या मानी जाती है? वो अट्रैक्टिव मानी जाती है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर डोमिनेट कर जाती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। वजह यह है कि काफ़ी शॉर्ट रेंज है, ये तकरीबन 10⁻⁻17 मीटर डिस्टेंस इसका रेंज निकलता है। इसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स है और अट्रैक्टिव फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज भी है, अट्रैक्टिव भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हम ज़मीन पर मौजूद हैं, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर या किसी भी सरफेस ऑफ प्लेनेट के ऊपर ट्रीज मौजूद हैं, आम मौजूद हैं, सिमिलरली और बहुत सारी ये सारी की सारी जो फैक्टर्स हैं वो ग्रेविटी के फैक्टर्स कहलाए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और यूनिफिकेशन है, उसको डिस्कस करते हैं जी। नेक्स्ट यूनिफिकेशन है, उसे यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम वेनबर्ग और ग्लेशो ने इसे यूनिफाइड किया था, तो उस नई फोर्स का नाम रखा गया इलेक्ट्रो वीक फोर्स। तो अब कितनी फोर्सेस हमारे पास मौजूद होगी? 3, इलेक्ट्रो वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। एक सजेस्टेड थ्योरी है, वो ये है कि ये इलेक्ट्रो वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एवेंचुअली कंबाइन हो जाएंगी और इस हमारे पास जो नई फोर्स का नाम रखा गया डेट इज द इलेक्ट्रो न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद हमारे पास लास्ट इंफॉर्मेशन है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसकी वजह से कोई भी हमारे पास मैटर कंपोज होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर हमारे पास 3 किस्म के हैं। नंबर 1 इज फोटोन, नंबर 2 इज लेप्टॉन और नंबर 3 इज हेड्रॉन। फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटोन हम कहते हैं दैट आर द चार्जलेस मैसलेस पार्टिकल, और ये पार्टिकल किसका है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और ये इनडिवाइजेबल पार्टिकल भी होता है, ना चार्ज है ना मैस है। लेप्टॉन्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? ऐसे पार्टिकल जिन पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं लग रही होती। कौन कौन से पार्टिकल लेप्टॉन्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स हैं, मियॉन्स हैं, न्यूट्रिनोज हैं। हेड्रॉन्स क्या है? हेड्रॉन अब एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं रहा, बल्कि हेड्रॉन भी छोटे पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बनता है। तो हेड्रॉन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? क्वार्क। हेड्रॉन को फर्दर 2 काइंड में स्प्लिट अप किया जाता है। नंबर 1 इज द मिजॉन्स एंड नंबर 2 इज द बेरियॉन्स। ऐसे हेड्रॉन्स जिनका मैस प्रोटॉन से कम निकले उसे हम मिजॉन्स बोलते हैं। ऐसे हेड्रॉन्स जिनका मैस प्रोटॉन जितना या प्रोटॉन से ज्यादा हो जाए वो बेरियॉन्स कहलाते हैं। बेरियॉन्स इसका मतलब है प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है क्वार्क थ्योरी। क्वार्क क्या है? क्वार्क एक्चुअली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हेड्रॉन है। हमारे पास जो क्वार्क होगा उसमें हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, जैसे जो मिजॉन्स हैं वो एक पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से मिलकर बनेगा। जो बेरियॉन्स होते हैं वो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। क्वार्क्स की एक और इंफॉर्मेशन याद रखिएगा कि क्वार्क्स अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता अपनी प्रेजेंस को बाय डायरेक्टली मीन, देयर एग्जिस्टेंस हैज बीन इनडायरेक्टली वेरीफाइड। कितने किस्म के क्वार्क्स होते हैं? 6 क्वार्क्स हैं। अब मैंने इसके वर्ड लिखे याद रखने के लिए, कट एंड BDS, एक्चुअली C फॉर चार्म, U फॉर
अप, T फॉर टॉप, सारे पॉजिटिव सेंस में आ रहे हैं। इसका जो चार्ज होगा इन तमाम क्वार्क्स का वो +2/3 होगा, वेयर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला ये सारे पॉजिटिव सेंस के वर्ड है ना, हमारे पास चार्म, U फॉर अप, T फॉर टॉप, तो डेट्स है इसका मैंने चार्ज क्या बोला +2/3e, याद रखना आसान हो गया, वेयर E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा BDS यहाँ पर बॉटम है, D फॉर डाउन है, S फॉर स्ट्रेंज है। ये सारे हमारे पास नेगेटिव सेंस के वर्ड है, तो डेट्स है इसका चार्ज याद रखना आसान हो गया, ये 1/3e हो जाएगा। 6 क्वार्क्स है तो 6 ही एंटी क्वार्क्स होते हैं। एंटी क्वार्क्स और क्वार्क्स में फर्क क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज तो सेम होगी, फर्क सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द चार्ज पर होगा। याद रखिएगा प्रोटॉन 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा, अप एंड डाउन से। न्यूट्रॉन जो है वो भी 3 क्वार्क से मिलकर बनेगा, अप डाउन एंड डाउन से। ये था जी हमारे पास लास्ट पॉइंट आज के लेसन का। इन पॉइंट्स को, इन फार्मूलाज को, इन इक्वेशंस को और याद रखिएगा इस सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को, ताकि आपका नेक्स्ट टेस्ट सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाए। अल्लाह हाफिज़।